साथियों, जय हिंद। आज हम सभी पूरा देश में एक आम चर्चा हम लोगों को सुनने में मिल रहा है। जो भारत सरकार ने कृषि से संबंधित जो 3 कानून लाए हैं, इसके बारे में अभी पूरा देश में चर्चा है। दिल्ली के चारों तरफ सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो और अनेक बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हैं और इस बिल के विरोध में आंदोलन हो रहा है। इसलिए इस कड़ी में हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी थी कि इसमें हम लोगों का क्या पोजीशन है, इसको बताया जाए। मैं ऑल इंडिया यूथ लीग और हम लोगों की पार्टी, जिससे हमारा यूनियन संबंधित है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी है, इसके तरफ से तीनों बिल के बारे में एक एक बिंदु पर चर्चा करना है। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड बिल हैं कि इस पर चर्चा करने के लिए मिनिमम एक एक बिल के ऊपर में 7-7, 8-8 घंटा का ज़रूरत है। इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड क्लॉज, अनुसूची सारे जोड़े गए हुए हैं। फिर भी देश में बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं हैं ये बिल क्या है, इसके बारे में क्या है, और सरकार के तरफ से बहुत तरह का इसमें प्रपंच किया जा रहा है। तो आइए तीनों बिल में एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तव में देश के आम लोग और किसान को मालूम भी नहीं है ये तीनों बिल का नाम भी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिल है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। पहला बिल का नाम है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान में अमेंडमेंट लाया गया है। एक्चुअल में यह एक अमेंडमेंट एक्ट है। इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश में कालाबाजारी और स्टॉक करने का जो पुराने व्यापारी थे उनका एक स्थापित कानून, एक स्थापित प्रैक्टिस था। तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 से 60 के बीच में यह एक कानून आया था कि आप लाइसेंस लीजिए और इस लाइसेंस में आपको जितना दिया गया है उससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। अब सरकार जो नया कानून इसमें अमेंडमेंट लाई है, इसके हिसाब से जो व्यापारी हैं वो कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। व्यापारी कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आइए इसका जो एक बिंदु पर ही अभी चर्चा करना है। हालांकि ऐसा खतरनाक कम से कम 172-74 बिंदु है जिस पर चर्चा किया जा सकता है, लेकिन अभी एक बिंदु को उठाते हैं। मान लीजिए प्याज, आलू, इसके बारे में तो चर्चा होता है। एक व्यापारी के पास जब ये होता है स्टॉक करके रख लेता है, जब कंज्यूमर जाता है बोलता है नहीं। मार्केट में चारों तरफ डिमांड का बढ़ने लगता है, सप्लाई होता नहीं। तो 50 रुपये का प्याज जब 100, 150, 200 रुपये किलो जाता है, तब वही व्यापारी लोग बोलता है कि अब हमारे पास सप्लाई आ गया है, अब आप लीजिए। तो इससे ये होता है कि जनता का इसमें लूट होता है और आम जनता देश के इसके तबाह होते हैं। तो इसलिए यह किसान का मसला नहीं है। अभी जो एक पूरा देश का आम नागरिक से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये इसमें कोई संशोधन का ज़रूरत नहीं है। जो ये संशोधन लाए हैं इससे आम जनता तबाह हो जाएगी। दूसरा है आपको फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एक्ट। इस एक्ट में सरकार बोल रहे हैं कि किसानों का तरक्की होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक कंपनी वाला, एक जो मल्टीनेशनल कंपनी होगा, मोनसेंटो, इस सब टाइप का कंपनी होगा, जिनका टर्नओवर कम से कम 5,000 करोड़ साल का होगा। तो इस सब टाइप का जो कंपनियां होगी, ये सब कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी। सुनने में अच्छा लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कि अच्छा होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंपनी आपसे ज़मीन पर आप अपना खेती नहीं कर सकते हैं, कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वही खेती करना पड़ेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ज़मीन आपकी रहेगी, लेकिन कंपनी आपके ज़मीन के ऊपर में लोन ले लेगी। अब आप देख रहे हैं, अभी नीरव मोदी हों चाहे अनेक लोग हों जो देश के बड़े बड़े लीडर के साथ बैठते हैं, सब लोग बैंक से लोन लेके फरार हो जाते हैं। इसमें प्रबल संभावना है कि कंपनी वाला लोग
जो किसान के ज़मीन के अगेंस्ट में लोन लेके, क्योंकि इसमें लोन लेने का प्रावधान है, और लोन लेके भाग जाएगा और किसान का ज़मीन इसके पीछे चला जाएगा। 2 नंबर बात, इसमें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। इसको बहुत कम लोग सुने होंगे। डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मैनेजमेंट में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में और भी 1-2 जगह पढ़ाया जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, देश के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो लोग भी डेरिवेटिव वाले चैप्टर को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है जिसको उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है। तो किसान लोग जिनको यूरिया पोटास का दाम भी ठीक से मालूम नहीं रहता है, उसके बारे में गोलमाल हो जाता है, तो लोग कैसे डेरिवेटिव जैसा चीज़ को मार्केट में कंट्रोल कर पाएंगे। और कंपनियां जो होती है उसके पास ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, इतने फंडे होते हैं कि हर बार किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लॉस ही दिखाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1925 के आसपास में, 19वीं सदी में एक आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंग्लैंड में था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का परिणाम ये हुआ कि जब आर्थिक मंदी के बाद जब विश्लेषण हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक कारण इसका बताया गया। उसके बाद इंग्लैंड से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हटा दिया गया है। तो यह इसका एक दोष है। दूसरा है, तीसरा जो बिल है वो है आपका फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसके अंदर में सरकार बोलती है, कितना बड़ा मजाकिया चीज़ है कि इस एक्ट के लागू होने से किसान अपना सामान कहीं भी बेच सकता है भारत में। आज किसान को मनाही थोड़ी है बेचने में। आज बिहार का किसान तमिलनाडु में बेच ले, तमिलनाडु का किसान बंगाल में बेच ले। लेकिन अब 2 कुंटल मक्का, 2 कुंटल गेहूं लेके तमिलनाडु का किसान बिहार नहीं जाएगा, बिहार का किसान जम्मू कश्मीर नहीं जाएगा। और आज भी कोई इस पर पाबंदी नहीं है। तो इसके अंदर में बोलते हैं कि मार्केट में जो प्राइस मिलेगा वो प्राइस अच्छा है, कि आपको ज़्यादा मिलेगा, एमएसपी से ज़्यादा मिलेगा। हमारा मानना है, सरकार को एक अच्छा सुझाव है, सरकार अमीर बन सकती है। आप एक काम कीजिए, किसानों से एमएसपी पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर आप खरीद लीजिए और आप मार्केट में ज़्यादा पर बेचिए। व्यापार खेलना आपका काम है, आप कीजिए। किसान सीधा साधा लोग है, कहाँ इस काम को करते रहेगा। आप मिनिमम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीदिए और मार्केट में ज़्यादा पर बेचिए, आप रुपया कमाइए, आपके पास मैकेनिज्म है। तो सरकार जो बोलती है, सरकार को इसका पूरा का पूरा अंदाजा है कि सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि सरकार का ही एक बनाया हुआ शांता कमेटी था। शांता कमेटी का रिकमेंडेशन है कि इसमें आपको जो मिनिमम समर्थन प्राइस है यह एक बोझ है, इसको हटा लेना चाहिए। दूसरे तरफ बीजेपी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी बार बार कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से देश में नुकसान हो रहा है। तीसरा बात है कि जब WTO डंकल प्रस्ताव इसका मीटिंग जब बाली इंडोनेशिया में हुआ था, उसी समय भारत के जो प्रतिनिधिमंडल थे उन्होंने कहा था कि हमको थोड़ा समय चाहिए, हम धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर कानून है देश के अंदर में जनता के बीच में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक इम्प्लीमेंट करने का बात आ गया है। दूसरा है कि अभी एक कानून जो है संसद के द्वारा मान्यता मिला हुआ है, एक कानून अभी पूरे देश में लागू है। काल परसों ही मध्य प्रदेश से एक सूचना आया है कि एक बाजरा का व्यापारी राजस्थान का जब मध्य प्रदेश में बेचने गया तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो कैसे हम मान लें कि एक जगह का किसान दूसरे जगह जाएगा और कुछ नहीं होगा? तो यह एक झूठ है। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो अंतिम चीज़ है, एक प्रोविजन को हमने पकड़ा है। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है, एक स्टेट का उदाहरण देता हूँ, बिहार का। बिहार में APMC एक्ट को ख़त्म कर दिया गया 2006 के आसपास में। वहाँ का सरकार उस समय तर्क दिया कि इससे बहुत खुशहाली आ जाएगा। 2006 में जो बिहार का प्रति किसान का आय था वह हिंदुस्तान के तीसरे चौथे नंबर पर था, मतलब अंडर 5 था। आज बिहार के प्रति किसान का सालाना आय 3,700 कुछ रुपया या 3,800 कुछ रुपया है, 3,780 है शायद, एग्जैक्ट 80, 3,780। हिंदुस्तान में सबसे कम APMC एक्ट को बिहार में ख़त्म करने के बाद बिहार के किसानों का हालत यहाँ आ गया। और दूसरा एक है कि बिहार के किसान जैसा जगह में इस टाइप का परिस्थिति हो गया कि आज किसान स्ट्राइक में उतरने का भी ताकत उनके पास नहीं रहा। उनको मानसिक गुलामी किया गया, आर्थिक गुलामी किया गया, एक तरह से पूरा उसको हाईजैक कर लिया गया।
तीसरा जो सबसे प्रमुख चीज़ है, जो प्रमुख बिंदु है, दुनिया में पहला बार हो रहा है कि भाई साहब जो चीज़ हमको चाहिए नहीं वो चीज़ आप हमको क्यों दे रहे हैं। हमको मालूम है कि घी का लेबल लगा के इस डब्बा में आप हमको जहर दे रहे हैं, तो इस जहर को हम तो खा नहीं लेंगे, खाने से तो मर जाएंगे। गर्मी के महीना में आप किसी को कहिए कि भाई साहब कंबल लीजिए और ओढ़ लीजिए। तो पहला बार भारत सरकार इतना मेहरबान हो रही है। और दूसरा चीज़, जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे, जो भी कानून बनाने वाले लोग हैं, यह एक्ट का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वह एक लेजिस्लेटिव का भाषा नहीं है, एक MP MLA जो बनाता है वो भाषा नहीं है। इसमें जितने मैक्सिमम टर्म्स जो यूज किए गए हैं एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। कुछ वर्ड का मैं उदाहरण भी दे सकता हूं जो केवल और केवल भारत में कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं भाषा का बार बार किया गया है। इसलिए हमको इसमें शंका है कि ये एक्ट सरकार ने बनाया ही नहीं है। यह एक्ट अदानी अंबानी जैसा कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी मिलके एक बिल तैयार किया है और नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है। तीसरा बात जो सरकार से अपील है कि आप इतना इसमें प्रेस्टीज इशू इसको मत बनाइए। आपको केवल 2 आदमी को जवाब देना है, अदानी और अंबानी को जवाब देना है। वो दोनों को आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन पूरा किसान यूनियन के पीछे पूरा देश का कई करोड़ किसान लोग जमा है। तो ये आप मुगालते में नहीं रहे कि किसान नेता लोग बैक हो जाएंगे, किसान नेता लोग बैठे रहेंगे और इसके लिए आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। दूसरे तरफ कल बंद का कॉल किया गया है। हम लोग अपने सदस्यों से, जनता से अपील करते हैं कि कल के बंद में जनता को इसके बारे में बताइए, इसके नुकसान के बारे में बताइए, क्योंकि अभी भी देश में खास के बिहार जैसा स्टेट, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसा जगह और देश के तकरीबन मोर देन 75% जो किसान है उसको इस एक्ट में क्या हो रहा है इसके बारे में मालूम नहीं है। इसलिए कल का हड़ताल में जनता को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान रखते हुए इस हड़ताल में जनता से अपील है। हम लोग ऑल इंडिया यूथ लीग और फॉरवर्ड ब्लॉक के तरफ से अपील करते हैं कि बंद को शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाए, ताकि देश जो आर्थिक गुलामी के तरफ इस एक्ट के आने के बाद बहुत जल्दी से चला जाएगा, इसको कुछ दिन के लिए रोकने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।